तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा सीट मुरादाबाद से अखिल चौधरी जी। हम आपको बता दें उनकी सेवा करी और इसी सेवा को देखते हुए बसपा ने इन्हें अपना देहात विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो आज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा राजनीति इतिहास बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अखिल चौधरी है। मैं विधानसभा देहात मुरादाबाद बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं इस पार्टी से काफ़ी समय से लगभग 30 साल से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 1989 से मैंने इस पार्टी से, जब से बस पार्टी का वो चला है, मतलब ये इस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इस पार्टी में लगातार मैं सेवा करता चला रहा हूँ इस पार्टी की। और मेरा लगभग 30 साल का राजनीतिक इतिहास है। 30 साल से जी 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 30 साल में और ज़्यादा हो गए, 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। हाँ, इस पार्टी से मैं जुड़ा चला रहा हूँ बसपा से। सर और जिस तरह से आपने कोरोना काल में सेवाएं दी हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने तो अब जो मेरा बन पड़ा था, मैंने कोरोना काल में मैंने अपने क्षेत्र में लोगों को, तमाम लोग आती थी, महिलाएं आती थी, सबको राशन वगैरह जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने सबकी खिदमत करी है और मैं आगे भी लोगों की सेवा में बराबर ऐसे कार्य करता रहूँगा। सर अब तक जनपद में कितने लोगों तक आप पहुंच चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं? मैं इस समय अपनी विधानसभा में घूम रहा हूँ। अपनी विधानसभा में लगभग 25 से 30% क्षेत्र में मैं घूम चुका हूँ। घूम चुके हैं। हाँ। सर क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं जनपद में, महिलाओं की, जैसे सुरक्षा की बात जहां हम करें? क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है वो विकास की मिल रही है। रोडें बहुत ख़राब है, जर्जर रोडें पड़ी हैं, रास्ते चलने लायक नहीं रहे कहीं पर भी। रोडें चाहे वो अंदर शहर की गलियां हों, चाहे गांव देहातों की हों, चाहे हाईवे रोड हो में, इस समय रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोडें हो गई हैं। मेरा सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा ये विकास का है कि विकास हो का मैं बहुत तरजीह दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा का अभाव बहुत कम है इस क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ। शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि शिक्षा जो है आजकल बिजनेस बना दी गई है। मेरी ये चीज़ रहेगी, सबसे मेन प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा को फ्री करा जाए। शिक्षा को फ्री कराएं। हाँ, शिक्षा फ्री, हर गरीब का बच्चा, हर मजदूर का बच्चा, हर किसान का बच्चा पढ़ लिख कर अधिकारी बने और अपने पैरों पर खड़ा होवे और इस देश के भविष्य में काम आवे। सर इससे पहले भी बसपा की सरकार रह चुकी है प्रदेश में, तो जो कार्य आप पहले नहीं कर पाए, तो अब जैसे अगर आपकी इस बार सरकार बनती है तो किन मुद्दों को सबसे पहले आप लेकर चलेंगे? देखिए, हमारे मुद्दे जो हैं यही रहेंगे कि भाई पहले सरकार आपने देखी कि बहन जी की सरकार रही थी, यानी कानून का राज था, संविधान का राज था। आज गुंडा राज है, आज जंगल राज है। बहन जी की जब सरकार बनती है, कानून का राज होता है और गुंडे प्रदेश को छोड़ देते हैं या फिर जेल में होते हैं। अगर बहन जी की सरकार में ना तो किसी महिला पर अत्याचार हुआ, ना किसी बेटी पर अत्याचार हुआ। आपने सपा की सरकार देखी, उसमें भी कितने बलात्कार हुए। आपने भाजपा की सरकार देखी, क्या हाल है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी को बचाना उल्टा हो रहा है। इसका उल्टा कर दिया। तो सर अभी आप विकास की बात कर रहे थे, तो इसमें आपने शिक्षा का मुद्दा लिया, लेकिन अगर चिकित्सा की बात करें तो कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन जी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल खुले, डिग्री कॉलेज खोले गए और विकास का काम किया गया। और बहन जी की जब सरकार आ गई तो स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे मेन चीज़ है। और स्वास्थ्य पर यहाँ पर अस्पताल खोले जाएंगे, बड़े स्तर वाले अस्पताल खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। और जो अभी पीछे महामारी चली थी इसके अंदर मौजूदा सरकार का योगदान देख लो, एक अस्पताल नहीं खोला। और बहन जी के शासनकाल के देख लो कितने अस्पताल हॉस्पिटल खुले हुए हैं। सर अभी कोरोना काल जैसे अभी भी चल रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले सर लॉकडाउन भी लगा था, तो उसमें आपने किस तरह से सेवाएं दी थी? नहीं, हमारी सेवाएं तो बरकरार रहीं। जहाँ भी जो लोग भी हमारे पास आ रहे थे, जहाँ भी हम देख रहे थे, हमने पूरी सेवाएं करी। और एक चीज़ और है, इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो
इस कोरोना काल को भुनाया है तो बीजेपी ने भुनाया है, क्योंकि इस कोरोना काल की आड़ में बीजेपी ने अपने खजाने भरे हैं। लोगों ने भी कितनी इमदादें करी हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। मजदूर रोडों पे दम तोड़ गए, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ गए, लेकिन ये कहते हैं कि हम मतलब कि कोरोना काल में हमने ये करा वो करा। कुछ नहीं करा इन लोगों ने, सिर्फ अपनी जेब भरी, अपनी तिजोरी भरी हैं। और इसकी आड़ में इन लोगों ने बहुत बड़े भ्रष्टाचार करे हैं। अगर ये सरकार बदलेगी तो इस भ्रष्टाचार का खुलासा करा जाएगा। सर, देश हो या प्रदेश, महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। महिलाएं गैस सिलेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, पहले गैस सिलेंडर 350-400 रुपये का मिलता था, तो इन लोगों को बड़ा वो महंगा लगता था बीजेपी वालों को। आज 1000 पर पहुंच गया, आज इनको बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी महंगाई बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल की आपको पहुंचा दिया 55 रुपये को बिकने वाला, आज 100 के करीब पहुंच चुका और पहुंच गया था। लेकिन अब ये चुनाव आए तो थोड़ा कम कर दिया। लेकिन इन लोगों ने इससे सबसे ज़्यादा शोषण आम पब्लिक का हुआ, आवाम का हुआ है, गरीब तबके का हुआ है, और ख़ास करके किसानों का हुआ है। जो किसान सिंचाई करता है डीजल से, उसकी फसल का वही उपज का वही मूल्य मिल रहा है। और आज डीजल और खाद इतना महंगा कर दिया है कि 3 गुना पैसे बढ़ा दिए हैं। खाद पर भी 2 गुना इसको कर दिया और 3 गुना खाद पर कर दिया। जो कट्टा 500 रुपये का डाई का मिलता था, वो आज 1500 रुपये का मिल रहा है। और उसके अंदर भी 5 किलो चुरा लिया इन लोगों ने। सर, बात किसानों की आप कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो आप किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचाएंगे जिससे वो अपनी उनकी वो बढ़ सके? देखो, जब बहन जी की सरकार थी तो गन्ने का मूल्य सबसे ज़्यादा बहन जी की सरकार में बढ़ रहा था। 125 रुपये गन्ने का मूल्य उस समय था, बहन जी ने 250 रुपये मूल्य कर दिया था गन्ना का, इतना। और बहन जी के शासनकाल में किसानों का मूल्य 15 दिन में मिल जाता था पैसा। आज किसान गन्ना डाल रहा है, उसको ये पता ना मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और किसानों ने आंदोलन करा, इन्होंने एक काला कानून लेके आए। उस काले कानून को के लिए किसानों ने आंदोलन किया। 700 किसानों से ज़्यादा शहीद हो गए, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। जब चुनाव आया तो इन्होंने मजबूरी में ये कानून वापस लिया। अगर ये कानून गलत था तो वापस क्यों लिया, और अगर सही था तो फिर ये कानून लागू क्यों किया किसानों पर? इसका इनको जवाब देना होगा कि ये 700 किसानों का जो हमारे शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, इसका भी इनको हिसाब देना होगा। सर, अभी बजट पेश हुआ है, तो बजट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बजट पर। इनका बजट इनके अपने मतलब का होता है, क्योंकि ये सरकार जो है आम आदमी की नहीं है, ना किसानों की है, ना गरीबों, ना मजदूरों की है। ये सरकार पूंजीपतियों की है, अडानी और अंबानी की। उनको ही खुश करने के लिए ये बजट पेश करते हैं। सर, अंत में मेरा सवाल ये है कि अब जनता को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव मैदान में है, उनको भारी मतों से जिताएं, क्योंकि बहन जी को बहन जी की सरकार बनवा में। और जब बहन जी की सरकार होगी तो कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा। ये गुंडा राज सारा खत्म हो जाएगा। आज गुंडा राज इस उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी चरम सीमा पर है। जंगल राज हो गया है। इसको अगर कोई काबू में कर सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी करेंगी, क्योंकि नहीं और किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि बहन जी की जब सरकार होती है तो गुंडा राज खुद ब खुद खत्म हो जाता है, कानून का राज होता है। हर अधिकारी टाइम पर अपने ऑफिस में बैठता है और भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की, सीधे आपने उन्हें सुना। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।